हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। देखा जाए तो हम लोग मध्यकालीन इतिहास या आप कह सकते हैं मेडुअल हिस्ट्री की क्लास चल रही थे। मेडुअल हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत में आपको पहले बताया गया कि 5 वंशों ने शासन किया था। पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा दूसरा वंश की बात की जाए तो खिलजी वंश, तीसरे वंश की बात की जाए तो तुगलक वंश और चौथे वंश की बात की जाए तो सैयद वंश था। और देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश था वो था लोधी वंश। लोधी वंश के समाप्त होने के बाद या लोधी वंश के पतन होने के पश्चात आता है मुगल काल का उस समय उसके बाद उत्थान होता है। और देखा जाए तो हम लोग गुलाम वंश को पढ़ रहे थे। गुलाम वंश के अंतर्गत हम लोग गुलाम वंश को 3 भागों में विभाजित किए थे। पहले में कुतुबी वंश, दूसरे में हम लोग शमसी वंश और आखिरी जो वंश था उसमें बलबनी वंश था। देखा जाए तो हम लोग कुतुबी वंश जो था, कुतुबी वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट थे या जो भी महत्वपूर्ण उसमें था वो आपको दे दिए गए हैं। और हम लोग अभी शमसी वंश को पढ़ रहे हैं। शमसी वंश के अंतर्गत हम लोग 2 क्लास आपको दे दी गई है। और आज देखते हैं कि हम लोग जो कल क्लास किए थे एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। साथ ही साथ रिवीजन करने से हमको पिछली क्लास को भी याद हो जाएगा और उसके बाद जो आज की क्लास है उसे हम आसानी से समझ सकते हैं और उसे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो जो कल की क्लास है एक बार रिवीजन कर देते हैं। कल की क्लास में आपको पहला पॉइंट बताया गया था कि इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखा जाए तो जब इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा है तो वह पहले से ही एक गुलाम था। वो गुलाम था मोहम्मद गोरी का। इसी वजह से कहा जाता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो इल्तुतमिश के मालिक थे, जबकि जो इल्तुतमिश के मालिक कुतुबुद्दीन ऐबक थे वे खुद ही एक गुलाम थे। इसी वजह से उन्हें गुलाम का गुलाम कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आपको बताया गया था, ये देखा जाए तो मोहम्मद गोरी के इस शासनकाल में अपनी दास्ता से मुक्त होते हैं। कौन अपनी दास्ता से मुक्त होते हैं? इल्तुतमिश। देखा जाए तो जब 1205 और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी खुक्कर जनजातियों पर आक्रमण करते हैं, उस युद्ध में उनके साथ मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश तीनों थे। और इल्तुतमिश की योग्यता, कौशल और उन कौशल से परिचित होने के पश्चात मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से इन्हें दास्ता से मुक्त करने का निर्णय दिया था। देखा जाए तो जब इल्तुतमिश अपनी दास्ता से मुक्त होते हैं तो उस समय सम्राट जो होते हैं मोहम्मद गोरी होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको बताया गया था कि मोहम्मद गोरी के शासनकाल में ही इल्तुतमिश दास्ता से मुक्त होते हैं। आपको तीसरा पॉइंट बताया गया था शुरुआती दौर में देखा जाए तो इल्तुतमिश का साम्राज्य की बात की जाए तो शुरुआती दौर में उनका साम्राज्य पूर्व में वाराणसी से लेके पश्चिम में शिवालिक पहाड़ियों तक अवस्थित था। कहाँ से कहाँ तक? पूर्व में वाराणसी से लेके पश्चिम में शिवालिक पहाड़ियों तक वे इतना बड़ा साम्राज्य शुरुआती दौर में इल्तुतमिश का था। आपको तीसरा पॉइंट अगला पॉइंट बताया गया था, खलीफा ने उनके शासनकाल की पुष्टि की उस सारे क्षेत्र में कर दी। खलीफा ने उनके शासनकाल की पुष्टि करते हैं, उसके बाद उस सारे क्षेत्र में कर देते हैं जो उन्होंने विजिट किया था। जो इल्तुतमिश ने विजिट किया था उन सारे क्षेत्र में उन्होंने उसकी पुष्टि करते हैं। साथ ही साथ जब पुष्टि करते हैं तो उन्हें सुल्तान ए आजम उपाधि प्रदान करते हैं। कौन सी उपाधि? सुल्तान ए आजम। कौन देता है? उस समय जो वहाँ के खलीफा थे उन्होंने उस सारे विजित साम्राज्य की पुष्टि करते हैं। उसके बाद उस सारे क्षेत्र में उन्हें ये उपाधि देते हैं, सुल्तान ए आजम। अगले पॉइंट जो आपको बताया गया था कि जो चंगेज खां थे, चंगेज खां देखा जाए तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पे आक्रमण करते हैं। जब वो भारत पे आक्रमण करते हैं तो वे किस तरफ से आक्रमण करते हैं? ये देखा जाए तो वो उत्तर पश्चिमी सीमा की तरफ से भारत में आक्रमण करते हैं। आपको ये बताया गया था। अगला पॉइंट आपको बताया गया था, देखा जाए तो जो चंगेज खां थे, चंगेज खां के डर की वजह से जो ख्वारिज़म शाह थे, ख्वारिज़म शाह का उसमें पुत्र था जमालुद्दीन मंगबरनी अपनी जान बचाने के लिए वह इल्तुतमिश के साम्राज्य में आता है और वहाँ रहने की मांग करता है। देखा जाए तो जो मंगबरनी था वह सिंधु घाटी स्थल पे आता है, सिंधु घाटी पे पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? सिंधु घाटी पहुँचता है। उसके पश्चात देखा जाए तो चंगेज खां ने इल्तुतमिश को एक सलाह दी कि वे जो जमालुद्दीन मंगबरनी थी उसकी सहायता ना करे। और इल्तुतमिश ने चंगेज खां की बात को मान के वे मंगबरनी की सहायता नहीं करता है। अंत में देखा जाए तो 1224 ईस्वी में मंगबरनी भारत से वापस चला जाता है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या दिया गया। आज का पहला पॉइंट दिया गया है 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्कान ए चहलगानी का गठन करते हैं। देखा जाए तो जो इल्तुतमिश जब शासन करते हैं तो उसमें 40 सरदारों का एक गुट बनाते हैं
उन 40 सरदार के गुटों को क्या कहा जाता है? तुर्कान चहलगानी। क्या कहा जाता है? तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। तुर्कान चहलगानी का मतलब होता है 40 सरदारों का एक संगठन। देखा जाए तो ये संगठन तब बनता है, ये जितने भी 40 सरदार होते हैं ये इल्तुतमिश ने खुद खरीदे थे। जितने भी इसमें 40 सरदार थे, 40 सरदार को इल्तुतमिश ने स्वयं खरीदा था। इसी वजह से इन संगठनों में इन 40 जो सरदार थे वे उन पर भरोसा करते थे। इस वजह से ये ग्रुप बनाए थे कि 40 गुलामों का या 40 सरदारों का एक संगठन था। उन्हें क्या कहा जाता है? तुर्कान चहलगानी। आपका ये पहला पॉइंट था। अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है। अगला पॉइंट आपको बताया गया है, इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर। इल्तुतमिश ने जो था उसमें बिहार शरीफ था और वहाँ पे बाढ़ आई थी, उस पर अधिकार कर लिया। और साथ ही साथ जो वहाँ की राजमहल की पहाड़ियाँ थी, राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित करते हैं। देखा जाए तो जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं तेलियागढ़ में, तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को उन्होंने पराजित करते हैं। कौन पराजित करता है? इल्तुतमिश। किससे पराजित करते हैं? हिसामुद्दीन एवाज को। कहाँ पराजित करते हैं? राजमहल की जो पहाड़ियों में तेलियागढ़ी है, तेलियागढ़ी के समीप में पराजित करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया। अगला पॉइंट दिया गया है, इल्तुतमिश एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हैं। देखा जाए तो जब वे उन्हें पराजित करने के पश्चात वहाँ का सूबेदार किसे नियुक्त करते हैं? मलिक जानी को। कहाँ का? बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हैं। किनके स्थान पे? हिसामुद्दीन एवाज के स्थान पे। और अगला पॉइंट दिए गए हैं, भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का। देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में अगर शुद्ध सिक्का बात की जाए तो कौन चला था? वो इल्तुतमिश था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में सबसे शुद्ध अरबी सिक्का कौन चला था? इल्तुतमिश के शासनकाल में चला गया था। अगला पॉइंट दिया गया है, सल्तनत युग में 2 महत्वपूर्ण सिक्के चले। देखा जाए तो जो दिल्ली सल्तनत में उस समय 2 महत्वपूर्ण सिक्के चले। वे 2 महत्वपूर्ण सिक्के कौन कौन से देख लेते हैं। वह सिक्का होता है, देखा जाए तो पहला जो होता है चांदी का टक्का होता है। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? टक्का कहा जाता है। टंका क्या कहा जाता है? चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता है। इसका वजन देख लेते हैं। वजन तो होता था 175 ग्रेन। कितना होता था? 175 ग्रेन। और दूसरे सिक्के की बात की जाए तो दूसरा सिक्का होता था तांबे का। तांबे का, जिसे कहा जाता था जीतल। क्या कहा जाता था? जीतल। उसने प्रारंभ किया था। कौन से 2 सिक्के थे? एक चांदी का सिक्का जिसे टंका कहा जाता था और दूसरा जो तांबे का सिक्का था उसे जीतल कहा जाता था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू की गई। जो टकसाल होते हैं, जहाँ पे सिक्कों या कह सकते हैं जहाँ पे सिक्कों की छपाई होती है, उसे टकसाल कहा जाता है। देखा जाए तो जब इल्तुतमिश किसी युद्ध से वापस आता है तो अपने उस समय की बागडोर अपने पुत्री रजिया को दिया रहता है, तो वो उससे इतना प्रसन्न होता है कि उस वजह से उसने सिक्कों पे टकसाल का नाम अंकित करवाया था। ये लिखाने की परंपरा शुरू की थी। कौन परंपरा किसकी थी? टकसाल पे टकसाल का नाम लिखने, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा किसने शुरू की थी? वो था इल्तुतमिश। आखिरी पॉइंट आज का दिया गया है, 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से कब दिया गया था? 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को, किसको? इल्तुतमिश को, बगदाद का खलीफा जो उस समय 1229 में बगदाद के खलीफा थे, उन्हें खिलअत, कौन सी उपाधि दी गई थी? खिलअत का प्रमाण दिया गया था। प्रमाण पत्र जिससे इल्तुतमिश वैद्य सुल्तान और दिल्ली का सल्तनत का स्वतंत्र राज्य बन सका। कब? देखा जाए तो जब 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से उन्होंने खिलअत प्रमाण पत्र दिए कि ठीक है, अब इन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया कि ये अब एक वैद्य, आप कह सकते हैं कि वैद्य सुल्तान, कहाँ के सुल्तान होते हैं? दिल्ली सल्तनत के स्वतंत्र राज्य बना सकते हैं। चलिए आज का एक बार क्लास को फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखा जाए तो क्या है, इसमें पहला बताया गया कि 40 गुलाम सरदारों के गुट को अर्थात तुर्कान चहलगानी का संगठन थे। ये 40 जो सरदार होते थे वे इल्तुतमिश द्वारा खरीदे गए 40 गुलाम होते थे। वे इन गुलामों पर इल्तुतमिश भरोसा करते थे। इसी वजह से उन्होंने 40 गुलामों को एक साथ एक संगठन बनाया था जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता था। अगला पॉइंट आपको बताया गया, इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर लिया। जो बिहार शरीफ और बाढ़ है उस पर उन्होंने इल्तुतमिश ने आक्रमण करके उसको अधिकार कर लिया। साथ ही साथ उन्होंने जो वहाँ की राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों में एक तेलियागढ़ी के समीप किन्हें हराया था? हिसामुद्दीन एवाज को उन्होंने पराजित करते हैं। और पराजित करने के पश्चात उन्होंने उसके बाद बिहार का दूसरा सूबेदार नियुक्त करते हैं। किसे करते हैं? मलिक जानी को नियुक्त करते हैं। उसके बाद देखा जाए तो
भारत में उसमें जो दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत में सबसे शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया था? शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था किसने? इल्तुतमिश के शासनकाल में चलता है, तो इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया है। उसके बाद देखा जाए तो उस युग में 2 अन्य सिक्के चलते हैं। 2 अन्य सिक्कों में कौन-कौन से? चांदी के सिक्कों पे क्या कहा जाता था? टंका कहा जाता था। क्या? टंका। चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था। उसका वजन होता था 175 ग्राम। और जो दूसरा सिक्का होता था वो तांबे का सिक्का होता था। वो तांबा किसका होता था? तांबे का सिक्का, जिसे कहा जाता था जीतल कहा जाता था। और अगला दिया गया है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। देखा जाए तो ये सिक्का, जैसे जो भी सिक्का होता था वो किस टकसाल से छपा गया था, इससे उसमें उन्होंने ये प्रचलन प्रारंभ किया था टकसालों का नाम अंकित करना सिक्कों पे। आखिरी दिया गया था 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से खिलअत पत्र प्राप्त करते हैं, ताकि वे उससे वैध साबित हो। खिलअत खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश वैदिक सुल्तान, कौन से वैदिक सुल्तान होते हैं, कहाँ के? दिल्ली सल्तनत काल के, और स्वतंत्र राज्य बना सकते हैं। इस प्रकार के आज के लिए इतना ही था। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।